चलिए, दिस इज द लास्ट क्लास ऑफ क्लाइमेटोलॉजी। और अभी तक हमने क्लाइमेटोलॉजी में सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स को कवर किया था और सारे विषयों को क्लाइमेटोलॉजी के वो कवर कर लिया है। आज के लास्ट लेक्चर में हम जो टॉपिक पिक करेंगे वो उसको बोला जाता है अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी। अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी के दो एस्पेक्ट हैं कि किस तरह से क्लाइमेट हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी को, हमारे रहन सहन को, हमारे आर्किटेक्चर को इम्पैक्ट करता है। ठीक है, वो भी अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी का एक एस्पेक्ट है। आज वाला जो हम एस्पेक्ट करेंगे उसको हम मेजरली बोल सकते हैं एनवायरमेंटल ज्योग्राफी की डोमेन से, कि क्लाइमेट और एनवायरमेंट कैसे इंटरवाइंड है। ठीक है, तो वो वाला एरिया को आज हम पिक करेंगे। अब इसी के अंदर जैसे कि आपके सिलेबस में जितना मेंशन है वो सब कुछ हमने वर्बेटिमली एक एक वर्ड वाइज सारा कवर कर लिया है। जो अब मैं टॉपिक करा रहा हूं वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, वो आपके एनवायरमेंटल ज्योग्राफी में, जैसे क्लाइमेट चेंज वहां पे एक टॉपिक लिखा है, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। एनवायरमेंटल कंसर्न उन्होंने एक टॉपिक लिखा हुआ है। तो एनवायरमेंट के तो कई सारे कंसर्न हैं जो क्लाइमेटोलॉजी से जुड़े, तो हम उन सारे ही कंसर्नों को कवर करेंगे जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया भी था। इसके अलावा हमने GS3 के अंदर, जैसे कि आपने इस साल भी पेपर देखा, लास्ट ईयर भी देखा, और मैं आपसे डिस्कस भी करता रहता हूं कि ओजोन डिप्लीशन आ गया, एसिड रेन आ गया है, तो इस तरह से अर्बन हीट आइलैंड एक टॉपिक बन जाता है। तो ये सारे स्मॉग का इशू है, दिल्ली स्मॉग का इशू, बहुत ब्राइट चांसेस हैं कि अगले साल दिल्ली स्मॉग का टॉपिक आ जाएगा। तो हर साल जो है कुछ ना कुछ नए एनवायरमेंटल चैलेंजेस आ रहे हैं, तो वो आते भी हैं पेपर में। ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज आ भी चुका है, तो इन सारे जो हो चुके हैं उनको भी कवर करेंगे, और जो GS3 में आ सकता है उसको भी कवर करेंगे। साथ में ऑप्शनल की दृष्टिकोण से कवर करेंगे कि अगर ऑप्शनल में ये सवाल आए तो हम पहले से ही प्रिपेयर्ड रहे। ऑलराइट, चलिए, उससे पहले एक टॉपिक जो मैंने आपको बोला भी था कि हमने एक टॉपिक करना था टेम्परेचर इन्वर्जन, वो मैं आज आपको करवा देता हूं कि टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है। फिर हम क्लाइमेटोलॉजी के एनवायरमेंटल एस्पेक्ट में एंटर कर जाएंगे। देखिए, टेम्परेचर इन्वर्जन, मेरे मुंह से आपने कई बार ये शब्द सुना होगा, हमें पता है टेम्परेचर इन्वर्जन इज नथिंग बट दी नेगेटिव लैप्स रेट। नेगेटिव लैप्स रेट को हमने कैसे समझाया था कि अगर लेट सपोज अभी नॉर्मली जो ट्रोपोस्फेयर में होता है कि एज द हाइट एज वी गो अप इन द ट्रोपोस्फेयर द एयर टेम्परेचर डिक्रीजेस, कि हम जैसे जैसे ट्रोपोस्फेयर में ऊपर की तरफ हो जाते हैं टेम्परेचर घटता है। कारण है कि ऊपर जाते वक्त आपने फ्लो चार्ट बनाया है कि द डेंसिटी ऑफ द एयर गेट डिक्रीज्ड। दिस डेंसिटी ऑफ द एयर गेट्स डिक्रीज मींस द concentration of the greenhouse gases water vapor gets decreased. Once this concentration of gases gets decreased, the capacity of air to hold the radiation or to hold the heat or energy gets decreased. That's why as we go up in the atmosphere temperature decreases. हमने 3 एग्जांपल लिए, चंडीगढ़ का, शिमला का, लाहौल स्पीति का या लद्दाख का। तो हमने देखा लगातार ऑल्टीट्यूड बढ़ रहा है तो टेम्परेचर घट रहा है, तो ये हमने उदाहरण लिया। अब अगर ऐसा ना हो और इसका रिवर्स हो जाए कि एज वी गो अप इन द एटमॉस्फेयर रेदर देन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर वी कुड ऑब्जर्व द ट्रेंड ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज, तो ये तो रिवर्स हो गया कि ऊपर जाने में टेम्परेचर बढ़ रहा है। इस घटनाक्रम को हम बोलेंगे टेम्परेचर इन्वर्जन। सरल भाषा में टेम्परेचर इन्वर्जन बोला जाता है कि विद द इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेस वी कैन से दिस सिचुएशन इज ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन। एंड और इसको अदरवाइज इस अगर जिस दर से बढ़ रहा है टेम्परेचर, इस दर को बोला जा सकता है नेगेटिव लैप्स रेट। ऑलराइट, अब इसके लिए अलग अलग प्रकार के इन्वर्जन धरती पे एग्जिस्ट करते हैं। बेसिक परिभाषा क्या होता है, अलग अलग टाइप का इन्वर्जन, ये डिस्कस करेंगे। लास्ट में सिग्निफिकेंस ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन, जो हमारा क्वेश्चन आ सकता है। अब टेम्परेचर इन्वर्जन एक चीज, अब जो 20 नंबर का सवाल आने की संभावना बहुत कम है, 20 नंबर के लिए ये छोटा है, 5 नंबर में आ सकता है। या अगर देखो हमने तो वर्स्ट सिचुएशन के लिए तैयार रहना है और एंटिसिपेट भी करना है। इन फ्यूचर हिमाचल में, एक बात मेरे को बताओ, इन फ्यूचर हिमाचल के अंदर अगर इन्होंने क्वेश्चन 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन की जगह, जैसे इस साल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में किया, 10-10 मार्क्स की स्टेटमेंट दे दी अलग अलग, कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पेपर को डिफिकल्ट कैसे करोगे। 20 नंबर का क्वेश्चन इज वेरी प्रिडिक्टेबल, लिमिटेड सेट ऑफ क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन को 10 नंबर का कर दिया जाए तो मल्टीपल क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे टेम्परेचर इन्वर्जन पूछा जा सकता है। अभी तक हमें पता था कि 20 नंबर में नहीं पूछा जा सकता, तो 10 नंबर में अगर ये पूछा जा सकता है, पूछ लिया गया, तो आपके परमुटेशन कॉम्बिनेशन डिफरेंट बन जाएंगे क्वेश्चन को लेकर। तो इसलिए हम इसको तैयार भी करेंगे 10 नंबर के लायक। तो टेम्परेचर इन्वर्जन में लास्ट में की सिग्निफिकेंस ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन, टेम्परेचर इन्वर्जन हो भी जाता है तो होता क्या है उससे। ऑलराइट, तो ये चीज को, ये सारे ही एरियाज को कवर करेंगे। टेम्परेचर इन्वर्जन मैंने आपको समझाया। अब टाइप्स ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन, की टेम्परेचर इन्वर्जन कहां कहां पे देखने को मिलता है।
देखो इससे पहले एक टेक्निकल कॉन्सेप्ट मैं आपको रिआइट्रेट करवा देता हूं। मैंने मोशन ऑफ एयर दो प्रकार के पढ़ाए थे। एक है कन्वेक्शन मोशन। कन्वेक्शन मैंने पढ़ाया था आपको वर्टिकल मोशन ऑफ एयर। वर्टिकल मोशन में क्या है, जब एयर धीरे धीरे ऊपर की तरफ को मूव कर रही है या नीचे की तरफ आ रही है, तो वर्टिकल मोशन ऑफ एयर कन्वेक्शन मोशन बोला जाता है। दूसरा मोशन ऑफ एयर है जो कि एडवेक्शनल है। एडवेक्शनल को कैसे बोला गया था कि जो हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ एयर है, चाहे वो जमीन पे होता हो या चाहे वो ऊपर अपर एटमॉस्फेयर में होता हो, इस प्रकार के मोशन को एडवेक्शनल मोशन ऑफ एयर बोला जाता है। तो दो प्रकार की एयर है, या एयर ऊपर की तरफ उठेगी या एयर इस तरह से आगे पीछे या लेफ्ट राइट जाएगी, तो ये एडवेक्शनल मोशन ऑफ एयर है। ऑलराइट, एग्जांपल लेते हैं। अगर एयर, जैसे हमने बोला था इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट में एयर ऊपर की तरफ को राइज करती है, इस तरह के मोशन ऑफ एयर को क्या बोला जाएगा, कन्वेक्शनल मोशन ऑफ एयर इन द अपर डायरेक्शन। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में एयर नीचे की तरफ सबसाइड करती है, इस प्रकार के मोशन को क्या बोला जाएगा, कन्वेक्शनल। सबसिडेंस है बेसिकली कन्वेक्शनल डाउनफ्लो ऑफ एयर। दूसरी तरफ अगर एयर इक्वेटर से पोल्स की तरफ को जाती है या पोल से इक्वेटर की तरफ को आती है, तो ये है सरफेस पे या अपर सरफेस पे जहां मर्जी हो, लेकिन ये एडवेक्शनल हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ एयर है, तो इसको एडवेक्शनल बोला जाएगा। उस बेसिस के ऊपर हम टेम्परेचर इन्वर्जन के अलग अलग कैटेगरीज को अब समझने का प्रयास करते हैं। सविंद्र सिंह आपने पढ़ी, आपने देखा यार ये तो नई टेक्निकल वोकेबलरी आ गई, अब आप उससे वाकिफ नहीं थे। क्योंकि आप वाकिफ नहीं थे तो आपको थोड़ा सा लगेगा यार ये याद कैसे होगी, तो मैं इन टर्मिनोलॉजी को इसलिए डिटेल में समझा रहा हूं ताकि आपको ये टर्मिनोलॉजी जनरलाइज लगने लग जाए कुछ टाइम के बाद, और आप इसी भाषा में बातचीत करना शुरू कर दे। तो एक बार आपकी जुबान पे ये भाषा चढ़ गई, ज्योग्राफिकल वोकेबलरी चढ़ गई, तो लिखना भी सरल हो जाएगा आपके लिए। ऑलराइट, तो ऑन द बेसिस ऑफ एयर टेम्परेचर इन्वर्जन को दो प्रकार से बताया जा रहा है कि नॉन एडवेक्शनल है या एडवेक्शनल है। दोनों के मतलब को समझिए। नॉन एडवेक्शनल को समझिए कि अगर एयर इस तरह से है ना तो ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, कोई मोशन नहीं है, फिर भी रिवर्सल हो गया या टेम्परेचर इन्वर्ट हो गया, तो कौन से प्रकार के टेम्परेचर इन्वर्जन होंगे। एक है एडवेक्शनल कि एयर की मोशन, आप इस एडवेक्शनल को ऐसे समझ लिए, मोशन ऑफ एयर इज इन्वॉल्व, अपनी समझ के लिए लिख लीजिए, मोशन ऑफ एयर इज इन्वॉल्व। तो इसके कारण अगर इन्वर्जन होता है तो हम बोलेंगे जी एडवेक्शनल फ्लो ऑफ टाइप ऑफ इन्वर्जन हुआ है। ऑलराइट, अब ये देखिए पहला इन्वर्जन मैंने बोला कि जो नॉन एडवेक्शनल जिसमें देयर इज नो मोशन ऑफ एयर, एयर इज स्टिल, तो उस केस में एक इन्वर्जन का नाम है जो बहुत पॉपुलर है और आपने पढ़ा भी है और सुना भी है, जिसका नाम है ग्राउंड इन्वर्जन, सरफेस इन्वर्जन, जमीन पे होता है, ग्राउंड पे, सरफेस पे है, या रेडिएशनल इन्वर्जन कि इसमें मैंने बताया था ना जीएस के अंदर तीन प्रकार से एनर्जी ट्रांसफर होती है। एक प्रकार क्या है एनर्जी ट्रांसफर का, कन्वेक्शन, एक पार्टिकल गर्म हुआ ऊपर की तरफ को उठ गया। दूसरा प्रकार का क्या है, कोई पार्टिकल मूव नहीं किया, जैसे सूर्य की रोशनी धरती तक पहुंच रही है, दैट पर्टिकुलर ट्रांसफर ऑफ हीट इज नोन एज रेडिएशनल ट्रांसफर ऑफ हीट। तो रेडिएशन के थ्रू भी एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो ये जो इन्वर्जन है इसका ड्राइविंग फोर्स है रेडिएशन, नॉक्टर्नल रेडिएशनल कूलिंग। ये बाद में डिटेल में बताऊंगा मैं इन शब्दों का मतलब, अभी आप समझ लो रेडिएशन के कारण ही ये कंडीशन डेवलप होंगी। ऑलराइट, तीन प्रकार के हीट ट्रांसफर थे, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। तो इसमें रेडिएशन इन्वॉल्व है, कैसे होगा वो मैं बताऊंगा। दूसरा टाइप का इसी के अंदर नॉट एडवेक्शनल की जिसमें एयर मूव नहीं करी है, दूसरा प्रकार का बनेगा, आपको पता है जहां स्ट्रेटोस्फेयर है वहां पे एक पतली सी लेयर है ओजोनोस्फेयर। उस ओजोनोस्फेयर के अंदर हम देखते हैं एज भी, जैसे हमने ग्राफ भी देखा हुआ है जहां हमने कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर जीएस में किया था, तो हम जैसे जैसे ऊपर की दिशा में जाते हैं, ऊपर मींस वर्टिकली सूर्य के नजदीक जाएंगे, इन द स्ट्रेटोस्फेयर वी कुड ऑब्जर्व एज द हाइट इंक्रीजेस द टेम्परेचर इज आल्सो इंक्रीजिंग एंड दिस कंडीशन इज नोन एज टेम्परेचर इन्वर्जन इन स्ट्रेटोस्फेयर। और इसमें एयर का कोई मोशन तो नहीं हुआ ना, ये तो अपने आप ही टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। तो दिस इंक्रीज इन टेम्परेचर यू नो इज बिकॉज ऑफ द थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर, थिकनेस ऑफ दी। देखो इस टॉपिक से ही आज के दो अप्लाइड टॉपिक कनेक्टेड हैं, एक है स्मॉग, दूसरा है ओजोन डिप्लीशन, वो यहीं से ही हमने कनेक्ट करने हैं। तो इस प्रकार के इन्वर्जन कंडीशन को क्या बोला जाएगा, अपर एयर इन्वर्जन ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर या ओजोनोस्फेयर। तो ये दो कंडीशन को पहले समझेंगे फिर इनके ऊपर आएंगे। तो यहां पे नॉन एडवेक्शनल फ्लो ऑफ एयर इन्वॉल्व है कि एयर का कोई मोशन तो नहीं हुआ ना तो ग्राउंड में जब इन्वर्जन की कंडीशन हुई वहां पर भी मैं आपको बताऊंगा किसी भी प्रकार का मोशन नहीं हुआ।
दूसरी कंडीशन है जब स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ऐसा हुआ तो वहां भी कोई मोशन नहीं हुआ, तो मींस एयर का मोशन इन्वॉल्व नहीं है इन दोनों में, इसलिए इनको बोला जाता है नॉन एडवेक्शनल इन्वर्जन। विपरीत, जहां एयर का मोशन इन्वॉल्व है, आपने पढ़ा है मेरे साथ साइक्लोन, तो टेम्परेट साइक्लोन के अंदर हमने बोला है दो एयर मासेस आके एक दूसरे के साथ कन्वर्ज करते हैं, उस कन्वर्जन के कारण जो टेम्परेचर में इन्वर्जन की कंडीशन, एटमॉस्फेयर में इन्वर्जन की कंडीशन होती है, क्यों, जमीन पे तो कोल्ड एयर रहती है, उसके ऊपर ओवरराइड करती है वार्म एयर, तो नीचे कोल्ड ऊपर वार्म, मींस एज वी आर गोइंग अप इन द एटमॉस्फेयर टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, तो दैट पर्टिकुलर कंडीशन इज नोन एज साइक्लोनिक और फ्रंटल इन्वर्जन। फ्रंट फॉर्मेशन इज फ्रंट इज बीइंग फॉर्म और साइक्लोन आर बीइंग क्रिएटेड, तो टेम्परेट साइक्लोन या फ्रंट फॉर्मेशन के अंदर इन्वर्जन होता है। इस इन्वर्जन में एयर स्टिल तो नहीं है ना, warm air is overriding the cold air, means there is a motion involved and that particular motion is not convectional, that motion is दो horizontally air टकराई फिर जाके ऊपर की तरफ को override कराई, ठीक है। तो इस motion of air को advectional flow बोला जाता है, इस advectional में साइक्लोनिक या फ्रंटल इन्वर्जन हुआ। दूसरा प्रकार का वैली इन्वर्जन। वैली इन्वर्जन आपने जब लोकल विंड्स पढ़ी है मेरे साथ, तो मैंने वैली ब्रीज पढ़ाया था। वैली ब्रीज में क्या है कि रात के समय में, है ना, माउंटेन ब्रीज, रात के समय में माउंटेन्स की समिट से, चोटी से नीचे की तरफ एयर आके ड्रेन होती है और ये वैली के अंदर डिपॉजिट हो जाती है, कोल्ड एयर, हैवी कोल्ड एयर, और ये नीचे बैठेगी, जो थोड़ी बहुत वार्म एयर है उसे अपलिफ्ट कर देगी, धक्का मार के ऊपर की तरफ को पुश कर देगी। तो मींस at the bottom we could see cold air and above the cold air we could observe there is a warm air। तो इन्वर्जन कंडीशन तो ये भी हमने पढ़ा हुआ है, फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। थर्ड टाइप ऑफ सरफेस इन्वर्जन ड्यू टू हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ एयर, ये मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, ठीक है, जिसमें हम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में जो इन्वर्जन होता है जिसमें मोशन ऑफ एयर इज इन्वॉल्व, कि एयर ऊपर से नीचे बैठती है, तो आपको पता है एडियाबैटिक हीटिंग प्रोसेस चलता है और एयर गर्म हो जाती है। जब नीचे वाली एयर गर्म है एज कंपेयर टू दी अपर एयर, मींस क्या है, इन्वर्जन की कंडीशंस हो गई है। ऑलराइट, तो ये सारी बातें हम आज समझेंगे। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इन्वर्जन है जो मैंने आपको डिस्कस भी किया था, ग्राउंड इन्वर्जन, सरफेस इन्वर्जन या रेडिएशनल इन्वर्जन। इस इन्वर्जन को समझिए। इस पर्टिकुलर इन्वर्जन के लिए कुछ कंडीशंस हैं। ये इन्वर्जन कब हो रहा है, देखिए, सिंपल कंडीशन इज नीचे वी आर हैविंग कोल्ड एयर एंड अबव द कोल्ड एयर वी आर हैविंग वार्म एयर, ये बेसिकली कंडीशन होनी चाहिए। अब ये कब होगी, आपको एक प्रोसेस पता है, हीट बजट ऑफ द अर्थ हमने किया, वहां हमें पता है दिन के समय में सूरज से रोशनी धरती तक आती है, रात के समय में इसको बोला जाता है सोलर इंसोलेशन, है ना, इंसोलेशन। रात के समय में टेरेस्ट्रियल आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन, रात के समय में धरती का समय है वो कूल डाउन होगी, तो धरती आपको मैंने बताया स्लोली कूल डाउन होती है। तो सुबह 4 बजे जो है मिनिमम टेम्परेचर रीच होता है अर्थ की एयर का, और अगर मैक्सिमम टेम्परेचर देखना है तो शाम को 3 से 4 बजे, वैसे 4 बजे लिखा होता है, 4 बजे, शाम को 4 बजे मैक्सिमम एयर टेम्परेचर रीच हो जाता है, क्योंकि तब तक धरती एटमॉस्फेयर को भी गर्म कर चुकी होती है। तो मींस कि शाम को 4 बजे मैक्सिमम टेम्परेचर एयर रीच होता है, सुबह 4 बजे मिनिमम होता है, क्योंकि धरती धीरे धीरे अपनी सारी एनर्जी रिलीज कर चुकी होती है और एटमॉस्फेयर सुबह 4 बजे तक अपनी एनर्जी अपर एटमॉस्फेयर में रिलीज कर चुका होता है। इस प्रोसेस को समझ आता है। तो हमें पता है रात को, अब शब्द देखो, ज्योग्राफिकल वोकैबुलरी, नॉक्टर्नल लिखना है। नॉक्टर्नल कूलिंग के कारण अर्थ का टेम्परेचर डिप होता है। अर्थ के टेम्परेचर डिप होगा तो धीरे धीरे अर्थ ठंडी है, तो उसके ऊपर रखी हुई एयर भी ठंडी हो जाएगी, क्योंकि कंडक्शन प्रोसेस चलेगा, हीट ट्रांसफर, तो वो भी ठंडी हो जाएगी। तो ओवर अ प्रोसेस टाइम एयर नीचे वाली ठंडी होगी। ऑलराइट, अब इसने अपनी एनर्जी किसको दी, ऊपर वाली लेयर को। लेयर वाइज अर्थ का एटमॉस्फेयर कूल डाउन होता है, जीएस में मैंने पढ़ा है। तो क्योंकि लेयर वाइज अर्थ का एटमॉस्फेयर कूल डाउन होता है, तो नीचे वाली एयर कूल डाउन हो गई, लेकिन अभी इससे ऊपर वाली 3 किलोमीटर ऊपर रखी हुई लेयर अभी भी गर्म है, क्योंकि नीचे वाली ने एनर्जी ऊपर वाली को दे दी। और जब आपने उस समय जैसे ही ऊपर वाली को एनर्जी दी है, उस समय टेम्परेचर नापा, तो आपने देखा नीचे तो ठंडा है लेकिन ऊपर वार्म एयर है। तो यू हैव रियलाइज this is the condition of temperature inversion, means as we are going up in the atmosphere the temperature is increasing, because at the bottom we could observe cold air है, उसके ऊपर warm air है। तो ये सारी कंडीशन डेवलप होने के लिए बेसिकली आपको कोल्ड ग्राउंड सरफेस चाहिए, कोल्ड ग्राउंड सरफेस। और इतना प्रोसेस होने में कि पहले धरती ठंडी होगी, फिर उसके ऊपर रखी हुई एयर ठंडी होगी, ये वाली एयर ऊपर वाली एयर को अपना टेम्परेचर ट्रांसफर करेगी, इसमें लगता है समय। तो वी नीड कोल्ड विंटर नाइट। पहली बात, सरफेस ठंडा होना चाहिए,
कोल्ड विंटर नाइट, वो भी लॉन्ग विंटर नाइट। तो वैसे ही आपको पता है कि सर्दियों में तो विंटर्स लंबी ही होती हैं, तो सर्दियों में क्योंकि विंटर्स लंबी होती हैं तो ये कोल्ड विंटर नाइट का ही फिनोमिना है। ऑलराइट, तो ये जनरली फिनोमिना कहां है? अब ट्रॉपिकल एरिया तो गर्म है, दूसरा वहां पे तो दिन और रात ऑलमोस्ट बराबर है, लेकिन जिन लैटिट्यूड में हम बैठे हैं, चंडीगढ़, शिमला या हिमाचल के अंदर, ये सब ट्रॉपिकल है, यहां सर्दियों की रातें लंबी हैं, तो यहां पे ये हो सकता है, लेकिन सर्दियों में क्योंकि कोल्ड सरफेस चाहिए, तो इसको, इस पर्टिकुलर कंडीशन को डेवलप होने के लिए एक कोल्ड विंटर नाइट चाहिए और लॉन्ग एंड कोल्ड विंटर नाइट चाहिए। ये और अच्छा हो जाएगा प्रोसेस, ये इन्वर्जन और अच्छा हो जाएगा अगर लैटिट्यूड बढ़ जाए। अभी तो हम 30 में बैठे हैं, अगर आप 50 लैटिट्यूड में सर्दियों में देखोगे तो वहां तो रात और लंबी है, ठीक है, रात और लंबी है, सरफेस और ठंडा है, मींस वहां टेम्परेचर इन्वर्जन और उभर के सामने आएगा। इसीलिए ये जो सारी स्टडीज हुई हैं, ये सारी यूरोपियन नेशन या यूएसए के द्वारा स्पॉन्सर्ड है, क्योंकि वहां पे इस प्रकार का क्लाइमेट है, तो वहां पे इस प्रकार का क्लाइमेट है तो सबसे ज्यादा रिसर्च भी इस प्रकार के क्लाइमेट में होगी। ऑलराइट, तो हमें क्या चाहिए? लॉन्ग विंटर नाइट, ताकि लंबे समय तक नॉक्टर्नल कूलिंग हो सके। दूसरा, अभी ये धीरे धीरे बताऊंगा, स्नो कवर्ड ग्राउंड सरफेस बहुत अच्छा है, अगर स्नो होगी, स्नो के ऊपर वाली एयर एकदम ठंडी हो जाएगी, वो धीरे धीरे टेम्परेचर उस अपने से ऊपर को देगी, तो मींस नीचे कोल्ड ऊपर वार्म, तो ये डेवलप हो पाएगा स्नो के ऊपर। तीसरी कंडीशन, क्लाउडलेस एंड क्लियर स्काई को समझिए। देखिए, जिस दिन आप अपना ना नॉर्मल दिन याद करिए कि सरफेस के ऊपर, मान लो ये आपका सरफेस है, इसके ऊपर दिन के टाइम बादल है, दिन के टाइम बादल होता है तो अच्छी बात है, धूप नहीं आएगी, धूप नहीं आएगी तो पूरा दिन ठंडा सा रहेगा, क्योंकि धूप नहीं आई। लेकिन अगर बादल रात को हुए, उस रात आप देखोगे बड़ी गर्मी महसूस होती है। कारण है, बादल क्या करेंगे? बादल क्या है? वाटर वेपर। अब तो पढ़ चुके ना हम क्लाउड्स। बादल क्या है? वाटर वेपर। वाटर वेपर नीचे से आने वाली टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को होल्ड कर देंगे, रोक लेंगे। दे आर ग्रीन हाउस गैसेस। आप समझो, वाटर वेपर इज अ ग्रीन हाउस गैस। तो वाटर वेपर ने टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को रोक लिया, तो इन्होंने एक लिड की तरह काम किया यहां पे, कि इन्होंने टेम्परेचर को ऊपर की तरफ जाने ही नहीं दिया, तो नीचे वाली लेयर को इन्होंने कोल्ड नहीं होने दिया, रेदर इन्होंने वार्म ही रहने दिया। तो अगर बादल हुए रात को, टेम्परेचर इन्वर्जन नहीं हो पाएगा, क्योंकि बादलों ने एक लेयर बना दी 2-3 किलोमीटर ऊपर, और ये उससे ऊपर रेडिएशन को जाने नहीं दे रहे, सारी रेडिएशन को होल्ड कर लिया। इसको समझो, ठीक है। और क्या करते हैं? अब इन्होंने रेडिएशन को होल्ड किया, ये गर्म हो गए, ये रेदर देन अपनी गर्मी ऊपर को फेंके, ये नीचे की दिशा में फेंकते हैं। और इस फिनोमिना को, कि जब बादलों से गर्मी वापस आने लग जाती है रात को, तभी बादलों वाली रात गर्म होती है, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है कि आपको जो रेडिएशन है वो वापस बादलों से आ रही है, काउंटर रेडिएशन फिनोमिना आ जाता है। काउंटर रेडिएशन, कि एक तो अर्थ ने रेडिएशन दी, अब बादल हमें रेडिएशन दे रहे, काउंटर रेडिएशन करने लगे। ऑलराइट, तो काउंटर रेडिएशन के फिनोमिना हमें देखने को मिल रहे, तो ये चीज का ध्यान रखिए। तो काउंटर रेडिएशन देखने को मिलता है जब क्लाउड वाली नाइट होती है, तो उस केस में आपका टेम्परेचर इन्वर्जन नहीं होता। तो वी नीड फॉर टेम्परेचर इन्वर्जन, वी नीड क्लाउडलेस स्काई और क्लियर स्काई। सिंपल। फोर्थ, स्लो मोशन ऑफ एयर। देखिए, ये एक पूरा सिस्टम बना है, नीचे कोल्ड एयर है, उसके ऊपर वार्म एयर है। अगर ये सिस्टम, ये एयर के अंदर टेम्परेचर की मिक्सिंग होगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। मींस इफ देयर विल बी अ विंडी नाइट, WINDY, कि जहां पे हवा चल रही है, आंधी चल रही है, फास्ट मोशन ऑफ एयर है, वहां पे ये फिनोमिना डेवलप नहीं होगा। वी नीड स्टिल एयर। स्टिल एयर में ये फिनोमिना उभर के सामने आएगा, ढंग से डेवलप हो पाएगा। ऑलराइट, तो 4 कंडीशन। सबसे पहले लंबी रात चाहिए, नॉक्टर्नल कूलिंग होनी चाहिए। नॉक्टर्नल कूलिंग के लिए पहले सरफेस को कूल होना चाहिए, तो मींस दिस इज अ फिनोमिना ऑफ अपर सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड, मींस 30 डिग्री के बियॉन्ड का ही फिनोमिना है, 25 डिग्री के बियॉन्ड लैटिट्यूड का फिनोमिना है। कोल्ड विंटर नाइट्स का फिनोमिना है, और क्लियर एंड क्लाउडलेस स्काई चाहिए, और मोशन ऑफ एयर ना हो तो बेहतर है। ऑलराइट, तो ये सारी कंडीशन में टेम्परेचर इन्वर्जन होता है। क्लियर है फंडा? डन है। चलो जी, ये तो एक टाइप का टेम्परेचर इन्वर्जन है। दिखता कैसा है? अब देखो, दिस इज अ कोल्ड लेयर। कोल्ड लेयर के ऊपर अभी ऊपर वाली लेयर ने अपना टेम्परेचर इसको दे रखा है, इसके ऊपर तो आपको पता है वैसे ही टेम्परेचर डिप ही रहा होता है नॉर्मल लैप्स रेट के अकॉर्डिंग। तो ये लेयर अभी भी ठंडी है, ये लेयर गर्म है। अब ये लेयर गर्म होने की वजह से टेम्परेचर इन्वर्ट हो गया है। डन जी। चलिए जी, ये वही कंडीशन है, टेम्परेचर इन्वर्जन। अब टेम्परेचर इन्वर्जन से ही मैं बाद में आपको बताऊंगा अर्बन स्मॉग कैसे रिलेटेड है। टेम्परेचर इन्वर्जन में हो क्या रहा है? अब देखो, ये एक लिड बन गई है, इस लिड की वजह से
इस लिड की वजह से जो नीचे से आने वाली एयर है वो इसको क्रॉस नहीं कर पाएगी, तो सारा पॉल्यूशन इसके नीचे ही रह जाता है। ये होता है टेम्परेचर इन्वर्जन के केस में कि सारा पॉल्यूशन होल्ड हो जाएगा, स्टिल एयर है। सारी जो जो दिल्ली का स्मॉग है या हमारे नदर्न इंडिया का स्मॉग है, ये टेम्परेचर इन्वर्जन का शिकार है। क्योंकि आपको पता है इस टाइम पे हमारे इंडिया के ऊपर, जैसे मैं बाद में बताऊंगा, अभी हमारे इंडिया में इन पर्टिकुलर लैटिट्यूड में एक जेट स्ट्रीम चलती है, क्योंकि जेट स्ट्रीम हमने पढ़ा है, जेट स्ट्रीम का नाम है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ये चलती है। और ये जेट स्ट्रीम जब चलती है तो ऊपर से एक लिड क्रिएट कर देती है और नीचे से एयर को ऊपर की तरफ नहीं आने देती। तो ये एक टेम्परेचर इन्वर्जन के लिए कंडीशन है कि मीन समझो कि इस पर्टिकुलर हाइट पे एक जेट स्ट्रीम चल रही है और नीचे से एयर को ऊपर नहीं उठने दे रही, तो मिक्सिंग अलाउ नहीं कर रही। तो इसलिए देखोगे सर्दियों में बहुत ज्यादा हवा भी नहीं चलती यहाँ पे। ऑलराइट, तो ये कारण है। डन है जी। तो टेम्परेचर इन्वर्जन। अब सेकंड टाइप का टेम्परेचर इन्वर्जन है अपर एयर इन्वर्जन, या आपको बोला जाता है स्ट्रेटोस्फेयर का इन्वर्जन, ओजोनोस्फेयर का इन्वर्जन। अब इसमें पर्टिकुलरली क्या होता है, ये सिंपल इन्वर्जन है, इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि हमें पता है ओजोन की यहाँ पे थिकनेस ज्यादा होती है, तो ओजोन की थिकनेस ज्यादा होने से उसकी टेम्परेचर को होल्ड करने की, हीट को होल्ड करने की क्षमता अधिक है। क्योंकि उसकी टेम्परेचर या हीट को होल्ड करने की क्षमता अधिक है, उसकी वजह से वो यहाँ पे टेम्परेचर को होल्ड करके रखेगी। और यहाँ पे क्योंकि वो टेम्परेचर को होल्ड करके रखेगी, तो आप देखोगे नीचे ठंडी लेयर है, उसके ऊपर गर्म लेयर है। तो मींस यू विल ऑब्जर्व टेम्परेचर इन्वर्जन। आप अपनी एनसीईआरटी का या जो भी आप किताब पढ़ते हैं उसका ये डायग्राम याद रखिए, जिसमें हम ट्रोपोस्फेयर में दिखाते हैं कि टेम्परेचर डिप हुआ, ये कम टेम्परेचर है, ऊंचाई ये ऑल्टीट्यूड है, कि जैसे जैसे ऊंचा जा रहे हैं टेम्परेचर घट रहा है। लेकिन एक बार आपने ट्रोपोपॉज को क्रॉस किया, जैसे जैसे ऊंचा जा रहे टेम्परेचर घटने के बजाय इंक्रीज होता है और तकरीबन 0 डिग्री सेल्सियस पे वापस आ जाता है, जो कि यहां तक होते होते आप देखोगे कई जगह पे अलग अलग यूनिट दे रखी है, -80 भी चला जाता है एट द हाइट ऑफ ट्रोपोपॉज। तो ये टेम्परेचर इन्वर्जन जो है ये बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर है। तो दो प्रकार के इन्वर्जन है इन विच देयर इज नो मोशन ऑफ एयर, दैट्स व्हाई दीस टू टाइप ऑफ इन्वर्जन आर नोन एज नॉन एडवेक्शनल इन्वर्जन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वेरिएंट देखते हैं जहां पे मोशन ऑफ एयर इज इन्वॉल्व। और यहां पे हमने ये दोनों देख लिए हैं नॉन एडवेक्शनल के अंदर, अपर एयर इन्वर्जन, ग्राउंड सरफेस इन्वर्जन। दूसरा है अब उठाएंगे साइक्लोनिक और वैली को। ऑलराइट, तो देखिए फ्रंटल इन्वर्जन, साइक्लोनिक इन्वर्जन, सिंपल, बहुत बार पढ़ चुके हैं कि वार्म एयर का ऊपर जाना, बादलों का बनना इस टेम्परेचर इन्वर्जन। और ऊपर आप देखोगे देयर इज वार्म एयर और इसके नीचे वी कुड ऑब्जर्व कोल्ड एयर, मीन जमीन में कभी भी कोल्ड है, जमीन के ऊपर वार्म है। तो दिस टाइप ऑफ कंडीशन इज नोन एज टेम्परेचर इन्वर्जन या नेगेटिव लैप्स रेट। डन। देखिए जी वैली इन्वर्जन पहले भी कर चुके, रीआइट्रेट कर लेते हैं। ड्यूरिंग दी डे टाइम, देखिए ये पिक्चर है डे टाइम की, सूर्य बना रखा है, यहाँ चांद बना रखा है, ये है मून टाइम की। ऑलराइट, नाइट टाइम की। तो डे टाइम में क्या होता है, फिर से एक बार कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं कि अगर ये हमारी माउंटेन है और ये हमारी वैली है, घाटी है, ठीक है। तो इस घाटी में क्या होगा, एग्जाम्पल मैंने आपको इसका दिया था, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, चंडीगढ़ का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे क्या होगा, या कांगड़ा आप धर्मशाला का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, या आप श्रीनगर भी घाटी है, श्रीनगर का एग्जाम्पल ले सकते हैं, या इम्फाल का एग्जाम्पल ले सकते हैं, या काठमांडू का ले सकते हैं। सारी घाटी है। तो इनमें क्या होता है, आसपास पहाड़ों से ये घिरी होती है। अच्छा, जो घाटी हम लोग ना पहाड़ों में नहीं देखते इस तरह से, जो सिंपली विजिबल है, उसको भी वैली बोलते हैं। लेकिन वैली ना ब्रॉडर स्केल होता है, बहुत बड़ा प्लेन इलाका, बहुत सारे माउंटेन के बीच में घिरा हुआ। तो ऐसी घाटियां कुछ कुछ हिमाचल के बीच में भी बनी हुई है, ठीक है। तो इन घाटियों में क्या होता है, आसपास दिन के समय क्या है कि दिन के समय एयर गर्म हो रही है, तो धीरे धीरे एयर ऊपर की दिशा में उठती है दिन के समय में। क्यों? क्योंकि वैली के अंदर वाटर वेपर ज्यादा है, ग्रीन हाउस गैसेस ज्यादा है, और माउंटेन के ऊपर इन दोनों की टेम्परेचर, इन दोनों की ही अवेलेबिलिटी, ग्रीन हाउस गैसेस एंड वाटर वेपर, ये दोनों ही कम होती है। तो जब भी एयर गर्म होगी तो नीचे से कन्वेक्शन करंट ऊपर की तरफ उठ रहे होते हैं, माउंटेन स्लोप से भी ऊपर को जा रहे होते हैं। तो दिन के समय पे हमने कई बार बोला है वैली ब्रीज चलती है। रात के समय में, अब रात को क्या हुआ, क्योंकि माउंटेन की पीक्स मैंने बताया था, क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेयर इज थिन, जब भी एटमॉस्फेयर थिन होगा तो हीट लॉस तेज होता है, कि अगर एटमॉस्फेयर मिसिंग है तो एटमॉस्फेयर से ऊपर जैसे ही अर्थ ने टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के द्वारा अपनी एनर्जी को रिलीज किया, उस एनर्जी को रोका जाता है ग्रीन हाउस गैसेज या वाटर वेपर द्वारा। क्योंकि माउंटेन की चोटियों पे ग्रीन हाउस गैसेज, वाटर वेपर पहले ही कम थी,
तो अगर अर्थ ने ठंडे होने की कोशिश करी, कूल डाउन होने की कोशिश करी, तो उसकी इस कोशिश को रोकने वाला कोई भी लेयर नहीं था एटमॉस्फेयर का, या थिन लेयर थी, तो अर्थ जल्दी कूल डाउन हो जाएगी। अर्थ के ऊपर रखा हुआ एयर मास वो भी जल्दी कूल डाउन हो जाएगा। तो यहां पे दो एयर मासेस, यहां पे तो दो ही दिखा रहा हूं। अगर एक ऐसी इमेज समझो जहां चारों ओर पहाड़ हो और बीच में एक घाटी हो, तो चारों ओर एयर ठंडी हो गई। अब ये एयर ठंडी होगी, आपको पता है कि ठंडी एयर डेंस होती है, हैवी होती है। ये डेंस और हैवी एयर धीरे धीरे डाउन दिस स्लोप रगड़ते हुए नीचे की तरफ को आ जाएगी। जैसा ये रात को आप देख रहे हो कि ये नीचे की तरफ को सेटल डाउन होना शुरू होती है। जैसे ये नीचे को सेटल डाउन होगी, नीचे वैली के अंदर, क्योंकि वैली में वाटर वेपर, ग्रीन हाउस गैसें ज्यादा थी, तो उनके ऊपर रखी हुई गैस, अभी एटमॉस्फेयर अभी गर्म था, एयर गर्म थी। लेकिन जैसे ये कोल्ड एयर आई, इसने नीचे अपनी जमा जगह बना ली और वार्म एयर को थोड़ा सा ऊपर की तरफ अपलिफ्ट कर दिया, और जमीन पे आ गई कोल्ड एयर और जमीन के ऊपर आ गई वार्म एयर। नीचे कोल्ड एयर, जमीन के ऊपर वार्म एयर, मींस दिस इज द परफेक्ट कंडीशन फॉर टेम्परेचर इन्वर्जन। और ये मैंने पहले भी बताया था, इस प्रकार के टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से जनरली घाटियों में लोग रहना पसंद नहीं करते। जनरली घाटियों में, अगर और अपर लैटिट्यूड में, अगर आप यूरोप में चले जाओ, तो यूरोप में घाटियों में ज्यादा बसावट नहीं होती, स्लोप में होती है, खेती भी नहीं करते, क्योंकि रात को वैसे ही ट्रॉपिक, वैसे ही टेम्परेट लैटिट्यूड है, टेम्परेचर डिप हो जाता है, तो नीचे की तरफ इतनी ठंड हो जाती है कि फ्रॉस्ट कंडीशन क्रिएट हो जाती है, फ्रॉस्ट बन जाती है, ड्यू बन जाती है, जो कि फसल के लिए नुकसानदायक है। तो ये लोग अवॉइड करते हैं वहां पे रहना भी, ठीक है। तो इस, और नीचे रात को एकदम से टेम्परेचर डिप होता है, जैसे चंडीगढ़ का मैंने आपको एग्जांपल दिया, 10 साढ़े 10 के बाद टेम्परेचर डिप होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे सुबह तक काफी ज्यादा ठंडा हो जाता है एज कंपेयर टू दी सेम सिटीज इन दी सेम लैटिट्यूड। आप दिल्ली देख लो, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आसपास यहाँ पहाड़ है, रात को एयर ड्रेनेज हो जाता है, एयर नीचे की तरफ सेटल डाउन होती है, चंडीगढ़ में आके बैठ जाती है। ऑलराइट, तो इस तरह से कॉन्सेप्ट को समझिए। वैली इन्वर्जन। थर्ड टाइप का इन्वर्जन है इसी के अंदर, सबसिडेंस इन्वर्जन। इससे आप वाकिफ हैं, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में ये देखने को मिलता है। कैसे जी? आपको पता है एयर ऊपर से नीचे बैठती है। जब एयर बैठती है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल जमीन तक बैठेगी, एक ऑल्टीट्यूड तक ही बैठेगी एयर। तो एक पर्टिकुलर ऑल्टीट्यूड क्या है कि 1 किलोमीटर ऊंचाई पे एयर बैठ जाएगी आके। तो ऊपर से नीचे एयर बैठ रही है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एयर इस तरह से सबसिडेंस होगा। सबसिडेंस होगा तो आपको पता है एडियाबैटिक हीटिंग होगी। एडियाबैटिक प्रोसेस में आपको समझा चुका हूं, एडियाबैटिक हीटिंग होगी। अगर एडियाबैटिक हीटिंग होगी तो मींस जब भी एयर नीचे की तरफ बैठेगी, एडियाबैटिक हीटिंग होगी, तो ये वाली एयर ज्यादा गर्म होगी एज कंपेयर टू, देखो 2 पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं A1, एक पॉइंट ले लेते हैं A2। द टेम्परेचर ऑफ A2 विल बी ग्रेटर देन A1। क्यों? एयर नीचे बैठ रही है, क्योंकि एयर बैठ रही है तो दिस इज वार्म, दिस इज कोल्ड। लेकिन इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर अगर आप देखोगे नीचे कोल्ड एयर और उसके ऊपर वार्म एयर, मींस दिस इज द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन। तो यू विल फील कि टेम्परेचर इन्वर्जन हो रहा है। और जब भी वार्म एयर आ जाएगी तो मींस क्लाउड फॉर्मेशन को बनने नहीं देगी। तो इस तरह से हमने 3 प्रकार के एडवेक्शनल, ये भी फ्लो है ना, इसको आपकी बुक में मैकेनिकल इन्वर्जन भी लिखा होगा, मैकेनिकल भी बोल सकते हैं, ठीक है। मैकेनिकल इन्वर्जन है, तो 3 प्रकार के इन्वर्जन है, एक हमारा एडियाबैटिक है, एक नॉन एडियाबैटिक है, एक मैकेनिकल इन्वर्जन भी होता है। तो ये 3 प्रकार के इन्वर्जन है। अब देखिए मार्क्स गेन करने का तरीका, ये तो कॉन्सेप्ट है, सबको आता होगा पेपर में। आप अलग क्या लिख रहे होगे? आप लिख रहे होगे कि जब आप पहला इन्वर्जन बता रहे होगे, ग्राउंड इन्वर्जन, आप एग्जांपल दे रहे होगे चंडीगढ़ के, आप एग्जांपल दे रहे होगे अलग अलग सिटीज के, पहाड़ों के मत देना। पहाड़ों का एग्जांपल हम वैली और माउंटेन ब्रीज में कोट करेंगे। तो आप लैटिट्यूड, आप बोलो लंदन में ना टेम्परेचर ज्यादा डिप हो जाता है, क्योंकि वो ट्रॉपिकल, वो टेम्परेट एरिया है। जब आप एग्जाम्पल दे रहे होगे दूसरे प्रकार का इन्वर्जन का, ठीक है, तो आप स्ट्रेटोस्फेयर का तो कॉमन एग्जांपल है, फिर आप एग्जांपल दे रहे होगे माउंटेन एंड वैली ब्रीज का, आप लोकल एग्जांपल दे रहे होगे अपने पहाड़ों का। आप लोकल एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया काठमांडू का, इम्फाल का, है ना, और चंडीगढ़ का एग्जांपल दे रहे होगे। तो इस प्रकार से धर्मशाला का एग्जांपल, श्रीनगर का एग्जांपल दोगे तो आप लोकलाइज्ड एग्जांपल दो, कि वैली के एग्जांपल दो हमेशा, ठीक। फिर आप यहाँ पे आगे सबसिडेंस इन्वर्जन, सबसिडेंस इन्वर्जन के आप सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के एग्जांपल दोगे। साथ में आप बोलोगे कि इसी की वजह से तो डेजर्ट फॉर्मेशन होता है, क्योंकि हमने बताया था ना कि जहां पे सबसिडेंस है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, वहां क्लाउड फॉर्मेशन नहीं है, क्लाउड फॉर्मेशन नहीं है तो रेनफॉल नहीं है, रेनफॉल नहीं है तो उसकी वजह से क्या होगा कि वहां पे डेजर्ट्स बनेंगे। तो डेजर्ट्स बनाने की प्रक्रिया को ये थोड़ा सा प्रबल कर देता है, स्ट्रॉन्ग कर लेता है, स्ट्रेंथन करता है, ठीक। तो आप एग्जाम्पल कोट करो, एग्जाम्पल हमेशा आपको ज्यादा मार्क्स गेन करेंगे किसी भी सब्जेक्ट में। एग्जाम्पल का अर्थ है कि यू कैन रिलेट द सब्जेक्ट, यू कैन रिलेट योर डिसिप्लिन विद द डे टू डे लाइफ। क्लियर? चलिए, ये सबसिडेंस इन्वर्जन फिर से मैंने बताया। अब यही सबसिडेंस इन्वर्जन इज
गोइंग टू मेक स्मॉग। मैंने बताया था अभी टेम्परेचर इन्वर्जन वाली कंडीशन कि स्मॉग फॉर्मेशन, और स्मॉग फॉर्मेशन मैंने वहां पर भी बताया था टेम्परेट। तो स्मॉग फॉर्मेशन देखो क्या करेगा, ये दिल्ली स्मॉग का एग्जाम्पल बनता है, ये वाला प्रकार क्या, क्योंकि मैंने अभी आपको प्रेशर बेल्ट बना के दिखाई। दूसरा, लंदन में इस प्रकार का स्मॉग देखने को मिलता है, क्योंकि लंदन में उस टाइम पे लैटिट्यूड वाइज देखो दो प्रकार की जेट स्ट्रीम बताई है ना मैंने आपको, एक तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जेट स्ट्रीम, एक ये है पोलर फ्रंटल जेट स्ट्रीम। तो यहाँ पे लंदन और न्यूयॉर्क यहाँ पे है, दिल्ली यहाँ पे, तो दोनों में इन्वर्जन की कंडीशन फिट होगी। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन फिट हो रही है। तो दिल्ली है, लंदन है, टोक्यो, सब सेम लैटिट्यूड पे, सब सेम। बीजिंग है इसी के आसपास की रेंज में है ना, लॉस एंजलिस है इसी की रेंज में है। तो इन सारे ही सिटी के अंदर टेम्परेचर इन्वर्जन होता है। मींस नीचे से पॉल्यूशन है, ऊपर से एयर बैटरी होती है, तो ये पॉल्यूशन सारा यहीं पे ही रह जाएगा और स्मॉग कन्वर्ट होगा। डन है जी। तो ये सब कुछ होता है इन्वर्जन। सिग्निफिकेंस, हर प्रकार के इन्वर्जन की अपनी अपनी सिग्निफिकेंस है। लास्ट में लिखनी है तो 6 सिग्निफिकेंस लिख दो 5 प्रकार के इन्वर्जन की। कि डेजर्ट इसी की वजह से बनते हैं, स्मॉग कंडीशन अर्बन एरियाज में इसी के कारण हो रहा है। तो ये सारी कंडीशन है जो टेम्परेचर इन्वर्जन के सिग्निफिकेंस। चलिए मूविंग अहेड। देखिए, फॉग एंड स्मॉग इनहिबिट रेनफॉल एंड प्रमोट डेजर्टिफिकेशन। चेक द मूवमेंट ऑफ एयर। चेक मींस हॉरिजॉन्टल मोशन, वर्टिकल मोशन ऑफ एयर, दोनों को रोक लेता है। और इसी की वजह से अगर आप देखोगे तो देयर इज, वी कुड सी कि एयर में एक स्टिलनेस आ जाती है, जो कि साइक्लोन का रिवर्स है। साइक्लोन में हमेशा एयर का मोशन इन्वॉल्व होता है। अच्छा, अब इसी के साथ अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी को कनेक्ट करते हैं। 6 टॉपिक हैं, देखो ये इंपॉर्टेंट है, जैसा पेपर का ट्रेंड आ रहा है। अब जो नहीं लिखा गया सिलेबस में वो पूछा जा रहा है, तो ये नहीं लिखा गया है, हमने इस पे ध्यान देना है, क्योंकि GS3 के अंदर भी लेवल बढ़ा है, तो वहां पर भी एक टॉपिक काम आएंगे। टॉपिक क्या है? इन्वर्जन के साथ स्मॉग अभी कनेक्ट कर देता हूं, एयर पॉल्यूशन ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा। देखो जो जो मैं आज समझा रहा हूं नोट्स के अंदर 6 के 6 हैं, क्योंकि एयर पॉल्यूशन है, सिंपल टॉपिक है, आप पढ़ सकते हो। आप पढ़ सकते हो कि किस प्रकार के पॉल्यूटेंट है, क्या पार्टिकुलेट मैटर है, और पॉलिसीज। अब मैं आपको अप्रोच बता रहा हूं यहाँ पे। देखो, एक होता है टेक्निकल एस्पेक्ट। टेक्निकल एस्पेक्ट का मतलब है हर प्रॉब्लम है उसका एक, हर एनवायरमेंटल कंसर्न है उसके पीछे कुछ टेक्निकलिटीज, ज्योग्राफिकल रीजन इन्वॉल्व है। दूसरा कंसर्न है पॉलिसी लेवल पे, कि मींस उसके लिए किया क्या जा रहा है। पॉलिसी 2 लेवल पे होती है, इस चीज को याद रखना। आपके क्वेश्चन का फ्रेमवर्क बता रहा हूं मैं आपको आंसर का। 99% लोगों को आइडिया भी नहीं होता इस फ्रेमवर्क का, और केवल ज्योग्राफी की नहीं, हर ऑप्शनल में हर ऑप्शनल का एक पेट फ्रेमवर्क होता है। आपको फ्रेमवर्क में ही आंसर लिखना है। जब भी कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम के बारे में पता होना चाहिए, उसके बारे में मींस वो क्यों हो रही। ज्योग्राफी का पढ़ने का फायदा यही है ना, कि आप किसी भी प्रॉब्लम के कारणों को समझ सको। यही तो अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी है। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाए भाई ज्योग्राफी का फायदा क्या है, आप बोलो आपको सारी डिटेलिंग पता है एनवायरमेंट की। नाउ यू कुड लोकेट द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। सिंस यू कैन लोकेट द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, वहीं से तो आपको पता चला कि यूनाइटेड नेशन ने क्योटो प्रोटोकॉल में कौन सी 6 गैसेस को बंद किया, क्योंकि वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। आपको पता चला ना, ओजोन डिप्लीशन के लिए हेलेंस हैं और नाइट्रस ऑक्साइड हैं। तो आपने ओजोन डिप्लीशन में जो आपने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया, किगाली एग्रीमेंट किया, उसमें यही तो किया कि जिस गैस से थ्रेट है उस गैस को बंद करो। तो मींस योर सब्जेक्ट नॉलेज हैज लेड डाउन हैज कैस्केड इनटू द पॉलिसी। तो ये फायदा होता है सब्जेक्ट पढ़ने का। कोई पूछे ज्योग्राफी का क्या औचित्य है, तो आप बताओगे कि क्या सिग्निफिकेंस है। तो पॉलिसी 2 लेवल पे होती है। ग्लोबल लेवल पे जो यूएन की समिट है ना, वेना कन्वेंशन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, किगाली एग्रीमेंट है, ये सब ग्लोबल लेवल पे। फिर इनके लिए कोई नेशनल पॉलिसी बनाई जाती है, भारत की सरकार उसको इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ करेगी। जैसे इंटरनेशनल लेवल पे आपकी पेरिस समिट हुई, इंडिया ने बोला INDC टारगेट देंगे, इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूटर, कि भाई ग्लोबल वार्मिंग है, हम इसको एक्नॉलेज करते हैं, हमारी तरफ से क्या हो सकता है हम वो करके दे रहे हैं। तो हम अपने टारगेट, आपको पता है ना रिन्यूएबल एनर्जी के 175 गीगावाट के टारगेट है। तो टॉपिक्स इंटर रिलेटेड है। क्लाइमेट है तो एनर्जी की पॉलिसी बदल रही है, क्लाइमेट के साथ आपका एनवायरमेंट लिंक्ड है, एनवायरमेंट से पॉलिसी लिंक्ड है। तो कनेक्शन को समझिए, पॉलिसी के साथ इकोनॉमी लिंक्ड है, इकोनॉमी के सेक्टर चेंज हो जाएगा, पॉलिसी चेंज होगी। तो इस तरह से आप चीजों को कनेक्ट करते जाएंगे। डन है जी। देखिए, स्मॉग ये मैं आज पढ़ाऊंगा, एयर पॉल्यूशन में ज्यादा टच नहीं करूंगा। ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज ऑब्वियसली मैं पढ़ाऊंगा। ओजोन डिप्लीशन थोड़ी सी टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व है, मैं पढ़ाऊंगा। अर्बन हीट आइलैंड मैं ये डिस्कस करूंगा। एसिड रेन नोट्स दे रखे हैं, आपको समझ आएगी बात। डन है जी। चलिए सबसे पहले स्मॉग से स्टार्ट करते हैं। तो स्मॉग मैंने अभी आपको टेम्परेचर इन्वर्जन बताया कि जब भी स्मॉग का मतलब क्या है, सिंपल फंडा, फॉग है प्लस स्मोक है। तो फॉग के लिए कंडीशन क्या है, फॉग की परिभाषा आपको पता है, मींस कंडेंसेशन ऑफ वाटर पार्टिकल एट लो लैटिट्यूड, एट लो ऑल्टीट्यूड।
या नियर द सरफेस, कि अगर आपको क्लाउड्स सरफेस के पास ही मिल जाएं तो आप बोलोगे कोहरा हो गया, धुंध पड़ गई, फॉग हो गया। तो ये कब होगा? जब विंटर्स होंगी। जब विंटर होगी, ठंड होगी, या टेम्परेट लैटिट्यूड होगा, या पहाड़ होंगे। अब इनके साथ अगर स्मोक, धुआं मिल जाए तो मींस कोहरे के साथ आपका स्मोक मिल गया तो स्मॉग बन गया। ये कंडीशन कहां होगी? अब स्मोक कहां पे होगा? स्मोक के पैदा होने के कई सारे कारण हैं भाई। इंडस्ट्री चलाओगे तो स्मोक पैदा होगा। इंडस्ट्रीज कौन सी? थर्मल पावर प्लांट। आपने कोयला जलाया, धुआं निकला। आपने कोई और इंडस्ट्री चलाई, बॉयलर्स चलाए, कुछ तो जलाओगे ना इंडस्ट्री में, तो धुआं करोगे। धुएं से आपका फॉग वहां पे फॉग लाइक कंडीशन होगी तो स्मॉग बन जाएगा। ट्रॉपिकल एरियाज के फिनोमिना नहीं है स्मॉग, ये टेम्परेट सब ट्रॉपिकल एरिया के फिनोमिना है। तो मींस इंडस्ट्रीज भी वहीं पर हैं। आपको पता है डेवलप नेशन सारे तो सब ट्रॉपिकल या ट्रॉपिकल टेम्परेट एरियाज में, तो इंडस्ट्री से स्मोक निकलता है। स्मोक कहां से निकलता है? गाड़ी, बाइक, कार, स्कूटर, या आप ट्रेन चला रहे हो, एरोप्लेन चला रहे हो, स्मोक ही तो निकाल रहे हो। तो वहां से भी मींस ट्रैफिक से भी निकल रहा है, या व्हीकल से भी स्मोक निकल रहा है। तो जहां जहां से स्मोक निकलेगा और वहां पे अगर फॉग लाइक कंडीशन है, वहां पे स्मॉग बनने की जो है सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी बनेगी। ठीक है, तो ऐसी प्रोबेबिलिटी के अंदर हम देखेंगे फॉग और स्मोक मिक्स होना चाहिए। अब इसके लिए भी दो वेरिएंट है कि ऑन द बेसिस ऑफ कि जो स्मोक है वो केवल स्मोक ना हो कि उसकी और टेक्निकल एस्पेक्ट क्या है। क्या वो स्मोक कोयला जलाने से आया था, या क्या वो स्मोक व्हीकल पॉल्यूशन में हाइड्रोकार्बन जलाने से आया था, मींस पेट्रोलियम तो नहीं जला दिया। तो मींस दोनों का अलग अलग टाइप का स्मोक है। देखो लंदन सिटी का इसमें एग्जांपल लेते हैं। लंदन स्मॉग बोलते हैं जिसको सल्फर बहुत है। हिंदुस्तान के भी कोयले में सल्फर बहुत है, तो सल्फर की वजह से जो स्मॉग बनेगा वो डिफरेंट होगा। जो स्मॉग नाइट्रस की वजह से बनेगा वो डिफरेंट होगा। तो जो सल्फर, लंदन स्मॉग क्यों बोला जाता है? इंडिया के अंदर अब मिक्स हो चुका है। बड़े बड़े शहर में जहां पे थर्मल पॉल्यूशन है, थर्मल पावर प्लांट है, वहां पे इस तरह का फॉग है। जैसे दिल्ली में तो मिक्स है क्योंकि थर्मल पावर प्लांट भी है, व्हीकल भी है। ठीक है, फरीदाबाद एक ऐसा सिटी है, दिल्ली के एडजॉइनिंग सिटी है, वहां पर भी दोनों है। लेकिन आप याद सोचो वो सिटी जो सेंट्रल इंडिया का पार्ट है, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आपके वेस्ट बंगाल का पार्ट है, जहां थर्मल पावर प्लांट है और कोयला लार्ज स्केल पे बर्न किया जाता है, वहां पे लंदन स्मॉग के एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल क्यों बता रहा हूं? जब भी आप एग्जाम्पल कोट करोगे, हिंदुस्तानी एग्जाम्पल कोट करो इंटरनेशनल के साथ, सो दैट एग्जामिनर कुड गेट अ फेयर आइडिया, यू कुड एबल टू रिलेट द इंटरनेशनल इश्यूज विद योर नेशनल इश्यूज। और आप हिमाचल की भी एग्जांपल लिखना चाहो तो लिख लो, बोलो इस तरह का स्मॉग ना आजकल शिमला में भी देखने को मिल रहा है क्योंकि राजधानी बना दिया, बहुत ज्यादा गाड़ियां, सॉरी नेक्स्ट वाला, नॉट दिस वन, फोटोकेमिकल शिमला में भी देखने को मिलता है, मंडी में देखने को मिलता है, जहां पे गाड़ियां बहुत ज्यादा मोशन में है या जो शहरीकरण की तरफ चल गई, वहां के एग्जाम्पल दो। तो एग्जामिनर को लगेगा यार आप रिलेट कर रहे हो चीजों को, जाने जी। तो लंदन स्मॉग का क्या मतलब है कि मींस कि आप कोयला बना, लंदन में ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे टर्मिनोलॉजी हुई, क्योंकि लंदन में जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो कोयला जलाया गया एनर्जी के लिए। कोयला जलाया तो उन्होंने देखा यार ये तो काले काली धुंध पड़ गई है, तो वो स्मॉग था। हिंदुस्तान में ये देखने को मिलता है जहां पे कोयले की बर्निंग है। दूसरे प्रकार का स्मॉग फोटोकेमिकल, ये इन्होंने लॉस एंजलिस में ऑब्जर्व किया, जो यूएसए की एक सिटी है कैलिफोर्निया के अंदर। तो वहां पे इन्होंने देखा कि वहां तो कोयला नहीं जलाया, तो वहां पे क्यों काला काला स्मॉग हुआ? तो उन्होंने देखा यहाँ पे ना गाड़ियां बहुत है और गाड़ियों की वजह से सिटी के अंदर एयर स्टिल थी, वहां पे स्मॉग हो गया। तो मींस कि जहां पे गाड़ियों की वजह से स्मॉग होगा उसको बोलेंगे फोटोकेमिकल स्मॉग। इसके अंदर नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हैं। तो ये दोनों अलग अलग प्रकार के। हिंदुस्तान में दिल्ली के अंदर जो स्मॉग है वो यही होगा। अब हिंदुस्तान में स्मॉग देखो यहां पे नहीं होगा, क्यों? ये तो ट्रॉपिकल है। स्मॉग होने की संभावना है इन एरियाज में जहां मैंने राइट का निशान बनाया। अब यहां पे भी जो बड़ा शहर होगा जहां पे टेम्परेचर डिप हो रहा होगा, या जहां पे इंडस्ट्रीज या थर्मल पावर प्लांट्स होंगे, या जहां पे व्हीकल ज्यादा होंगे, वहां पे इस तरह का स्मॉग है। जैसे आजकल बनारस में, इलाहाबाद में, लखनऊ में, कानपुर में, हर जगह स्मॉग है। लुधियाना के अंदर स्मॉग है। ठीक है, जो भी इंडस्ट्रियल हब है वहां पे स्मॉग होगा। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। दाना जी, ये है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉग। तो ये मैं समझा। ना हो तो क्या करें भाई? इतने सारे प्रोटोकॉल करिए। हमने स्मॉग में बोला ना कि इंडस्ट्रीज से पोल्यूशन कम करेंगे, थर्मल पावर प्लांट से पोल्यूशन कम करेंगे। जो व्हीकल है उनको ग्रीन एनर्जी में धीरे धीरे सीएनजी को बढ़ावा मिल रहा है। हम हाइब्रिड व्हीकल में चले गए। अब सीएनजी के साथ साथ हम बैटरी ड्रिवन व्हीकल पे भी आ चुके हैं ना। 2030 की तो हमारी पॉलिसी है कि बैटरी ड्रिवन व्हीकल को बढ़ावा दे देंगे। तो बैटरी ड्रिवन व्हीकल तो बेसिकली स्मॉग के घटनाक्रम को कम करने का एक हमारा अप्रोच है। चलिए जी,
स्मॉग दो प्रकार के, इंडस्ट्रियल स्मॉग है तो लंदन स्मॉग, फोटोकेमिकल है जिसमें व्हीकल है, ब्राउन कलर का होता है, ये ग्रे कलर का होता है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर हो जाएगी नोट्स में। इसमें पार्टिकुलेट मैटर बहुत ज्यादा होते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट हाइड्रोकार्बन बर्निंग से होता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से, ये ऑटोमोबाइल से ये रिलीज किया जाने वाला स्मॉग है। डन। देखिए जी, अब स्मॉग का एक जो है इक्वेशन है। ये इक्वेशन मैंने इसलिए पिक की है क्योंकि ओजोन डिप्लीशन में भी इक्वेशन काम आएगी। देखिए स्मॉग के केस में क्या हो रहा है, लाइट एंड हीट एंड सन है, नाइट्रोजन के कंपाउंड है, और एक आपके वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि हमने व्हीकल पॉल्यूशन से पैदा किए। इन दोनों के कंबाइन से ग्राउंड लेवल, लिख लो इस शब्द को, ग्राउंड लेवल ओजोन क्रिएट हो जाती है। ग्राउंड लेवल ओजोन, ओजोन अगला ओजोन डिप्लीशन ही है, इसलिए यहीं पे नींव रख लेते हैं। ओजोन आपको पता है हमको मिलता है स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर, वहां पे ये नेचुरली होता है। अगर ये ओजोन ट्रोपोस्फेयर में बन जाए, ओजोन इज अ ग्रीन हाउस गैस। अगर ओजोन ट्रोपोस्फेयर में है, स्ट्रेटोस्फेयर में, अच्छी बात है, वो ग्रीन हाउस वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को रोक रही है और हमें यूवी रेडिएशन से बचा रही है। लेकिन अगर ये हमारे ही पास में हो तो ये तो एनर्जी को भी एब्जॉर्व करेगी, हीट को एब्जॉर्व करेगी, मींस पर्यावरण को गर्म करेगी। कौन सा पर्यावरण? जो डायरेक्टली हमसे रिलेटेड है, ट्रोपोस्फेयर। अगर ओजोन ग्राउंड लेवल पे बन गई किसी रिएक्शन के द्वारा, ओजोन है क्या, O2+O गिव्स ओजोन, तो अगर ये O नेसेंट फेज में आ गया और ये O3 में कन्वर्ट होनी शुरू होगी रिएक्शन, मींस आपकी ग्राउंड लेवल पे ओजोन बनने लग जाएगी। ग्राउंड लेवल पे ओजोन बढ़ेगी तो मींस आपका एटमॉस्फेयर गर्म हो जाएगा। एटमॉस्फेयर गर्म, ग्लोबल वार्मिंग। तो मींस इस प्रकार से व्हीकल पोल्यूशन से आपके ग्राउंड लेवल ओजोन बढ़ने की संभावना है। इसलिए व्हीकल पोल्यूशन से आपका क्लाइमेट, अदर देन पोल्यूशन, ये क्लाइमेट चेंज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है आपका व्हीकल पोल्यूशन। तो वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिनको सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, आपके नोट्स में लिखा हुआ है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट भी बोला जाता है, फ्रॉम फ्यूल कंबाइंड बाय पावर प्लांट, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल हीटर, बॉयलर्स, व्हीकल सॉल्वेंट, हाइड्रोकार्बन बर्निंग से बेसिकली। तो इन सब की बर्निंग से एक चांसेस हैं जिससे ओजोन लेयर, ओजोन गैस बन सकती है, और एक बार ओजोन बन गई तो टेम्परेचर राइज हो जाएगा। डन जी। तो स्मॉग के अंदर जो आपके इस प्रकार के स्मॉग हैं, जिसमें मैंने बोला था जो व्हीकल पोल्यूशन के कारण बन रहे हैं, ये स्मॉग इन फ्यूचर ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि इसके अंदर जो गैसेस है वो ग्रीन हाउस गैसेस में कन्वर्ट होने की क्षमता रखती है। डन। देखिए स्मॉग के 3 उदाहरण, बड़े उदाहरण लेंगे। दिल्ली का स्मॉग, ठीक है, लंदन और लॉस एंजलिस का कवर हो गया। दिल्ली स्मॉग इज इंपॉर्टेंट, ये आप अलग से भी कवर करेंगे करंट अफेयर में, आकृति मैम ने आप लोग को पढ़ाया हुआ है। लैंड लॉक्ड एंड सराउंडेड बाय क्लस्टर सिटी। दिल्ली में क्यों स्मॉग है? सबसे पहली कंडीशन मैंने बताई थी, स्मॉग होने के लिए आपको फॉग होना चाहिए। ट्रॉपिकल एरिया में फॉग नहीं होता है। फॉग दिल्ली में है, दिल्ली में है तो जैसलमेर में भी है, तो वहां क्यों नहीं स्मॉग हो रहा? दिल्ली के आसपास जो बड़े बड़े शहर हैं वहां इंडस्ट्रीज हैं, उन बड़े बड़े शहर में व्हीकल पोल्यूशन है, इसलिए दिल्ली इज सराउंडेड एंड लैंड लॉक्ड बाय इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स। नोएडा, दिल्ली के बगल में नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव, सोनीपत, पानीपत, अब फैलते फैलते हमारा गाजियाबाद चला गया, ठीक है, और फरीदाबाद एक्सटेंड होता होता पलवल तक चला गया, तो इंडस्ट्रियल यूनिट्स बढ़ गई हैं। तो दिल्ली के आसपास आप देखोगे सोनीपत है, ये देखिए गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद, हर जगह तो इंडस्ट्रीज है। मेरठ इंडस्ट्रीज है। इतनी इंडस्ट्रीज के बीच में फंसा हुआ दिल्ली, यहां तो स्मोक होगा ही होगा, सर्दियां आएंगी तो फॉग भी होगा, तो स्मॉग बनना लाजमी है। तो मींस लैंडलॉक्ड एंड सराउंडेड बाय इंडस्ट्रियल क्लस्टर। यूपीएससी ने एक बार पूछा, मैंने पहले भी बताया कि भाई मुंबई में स्मॉग नहीं है, चेन्नई में नहीं है, कोलकाता में नहीं है, दिल्ली में क्या दिक्कत है तो चारों मेट्रोपॉलिटन, जनसंख्या तो सबकी ज्यादा है, इंडस्ट्रीज भी है, इंडस्ट्रियल टाउन है, ऐसी तो कोई बात नहीं कि इंडस्ट्री नहीं है मुंबई के अंदर, चेन्नई के अंदर, कोलकाता के अंदर। तो मींस वहां पे एयर का फ्लो नहीं है। जो मैंने आपको बताया था लैंड और सी ब्रीज, सारे कोस्टल एरियाज है, लैंड और सी ब्रीज, कोस्टल एरियाज है, सर्कुलेशन ऑफ एयर है। दूसरा, ये उन लैटिट्यूड में जहां ऊपर जेट स्ट्रीम चल रही है, सब ट्रॉपिकल, ये एयर की मिक्सिंग नहीं होने दे रही, देयर इज नो फ्लो ऑफ एयर। मोर ओवर दिल्ली इज अ कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया, वहां पे व्हीकल की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, आसपास भी क्लस्टर ऑफ सिटीज है, बाकी जगह क्लस्टर ऑफ इंडस्ट्रियल टाउन्स नहीं है, यहाँ क्लस्टरिंग ज्यादा है, जिसकी वजह से व्हीकल और इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन ओवरऑल इस पूरे रीजन में हाई हो जाता है। डन है जी। एक तो ये कारण है। दूसरा कारण अभी मैंने बताया
कि आपका हाई प्रेशर सेल है, टेम्परेचर इन्वर्जन है। टेम्परेचर इन्वर्जन मींस नो सर्कुलेशन ऑफ एयर। आप देख सकते हैं जनवरी के महीने में प्रेशर इज 1024, वाइल इन द मंथ ऑफ समर्स जब मानसून आता है टेम्परेचर इज 996, जिसकी वजह से लो प्रेशर क्रिएट होता है। तो मींस हाई प्रेशर सेल बन जाता है सर्दियों के टाइम पे। हाई प्रेशर सेल मींस एंटी साइक्लोनिक कंडीशन, एयर विल सबसाइड डाउनवर्ड। वंस एयर स्टार्ट सबसाइडिंग इट विल नॉट अलाउ मिक्सिंग ऑफ एयर। सिंस इट विल नॉट अलाउ मिक्सिंग ऑफ एयर, तो ऐसा माहौल होता है कि कोई हवा नहीं चल रही। और आप देखोगे चंडीगढ़ में भी अब ऐसे होने लगे। थर्ड एग्जांपल भी कोट करूंगा, बिकॉज ऑफ दिस स्टेबल बर्निंग, और उसकी वजह से ऐसा सर्कुलेशन ही खत्म हो गया और सारा पोल्यूशन एक ही जगह पे डोम, पोल्यूशन डोम जिसको बोला जाता है, वो क्रिएट होता है। डन है जी। देखिए थर्ड फैक्टर है जो दिल्ली स्मोक को कंट्रीब्यूट करता है, एकदम सर्दियों के पास में आई हुई दिवाली और स्टबल बर्निंग। ये स्टबल बर्निंग का एक एग्जांपल है कि पंजाब हरियाणा के अंदर लार्ज स्केल में स्टबल बर्निंग होती है और वेस्टर्न यूपी के अंदर। लेकिन ये लोग भी मजबूर हैं और कुछ किया नहीं जा सकता, क्योंकि उस फसल को अगर और किसी फॉर्मेट में, स्टबल की फॉर्मेट में बर्न ना करें, अगर उसको मिक्सिंग करें और मेथड यूज करें तो वो महंगे मेथड है। और हिंदुस्तान में आपको पता है कि मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर आर सब्सिस्टेंस इन कैरेक्टर, बहुत बड़े फार्मर नहीं है, वो इस तरह के महंगे सॉल्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते, तो दे आर बाउंड टू बर्न दैट पर्टिकुलर क्रॉप। तो उनकी भी मजबूरी है, क्योंकि इकोनॉमी कहीं ना कहीं जुड़ी है। तो गवर्नमेंट को इसमें स्टेप इन करके कोई ऐसे इनोवेटिव आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा जिससे किसानों को इकोनॉमिक लॉस भी ना हो और एनवायरनमेंट को भी साथ में रखा जा सके। हमेशा लड़ाई इकोनॉमी वर्सेस एनवायरनमेंट बनी रहेगी, चीज का ध्यान रखना, चाहे कंट्री लेवल पे हो, चाहे इंटरनेशनल लेवल पे हो, चाहे इंडिविजुअल लेवल पे हो, लड़ाई हमेशा इकोनॉमी और एनवायरनमेंट के बीच में रहेगी। ये लड़ाई भी इकोनॉमी और एनवायरनमेंट की है, स्टेबल बर्निंग की। जाने जी, तो स्टेबल बर्निंग, ये तीन फैक्टर मिलाकर दिल्ली स्मॉग को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, आ सकता है ये क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है। डन। चलिए जी, सेकंड टॉपिक ऑफ अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी इज अर्बन हीट आइलैंड। ये आकृति में हमने कराया भी है आपको करंट अफेयर एनालिसिस में, मैं बता भी देता हूं, सरल टॉपिक है, हमारे नोट्स में भी है। अर्बन हीट आइलैंड, अर्बन एरियाज में आप देखो अर्बन हीट आइलैंड क्यों बोला है? आसपास के कंपैरेटिवली अर्बन एरिया ज्यादा गर्म होते हैं। क्यों? अर्बन एरियाज किसके बने? कंक्रीट के। कंक्रीट, डार्क कलर, रोड काले रंग की। दूसरा, ग्रीन हाउस का कवर नहीं है। हमारे वहां प्लान्ड अर्बनाइजेशन तो है नहीं ना, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन है। चंडीगढ़ है प्लान्ड, दिल्ली कौन सा प्लान्ड है? ठीक है, तो मींस जो बड़े बड़े शहर हैं इंडिया के अंदर वो अनप्लान्ड है। बनारस है ना, इलाहाबाद है। साउथ इंडिया में चले जाओ, अनप्लान्ड शहर हैं जो एकदम से बढ़ गए। तो अनप्लान्ड शहर जब भी बनेंगे वहां कंक्रीट होगा, रोड होगा और ओपन स्पेसेस नहीं होगा, ग्रीन स्पेसेस। चंडीगढ़ में तो पार्क कल्चर है, हर जगह पार्क्स नहीं है, तो ग्रीन स्पेसेस मिसिंग है, जिसकी वजह से अर्बन एरियाज में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे वो सारी चीजें हैं जो ज्यादा टेम्परेचर को, वो सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो ज्यादा टेम्परेचर को होल्ड करते हैं और उसके बाद अपने आसपास की एयर को गर्म कर देते हैं एज कंपेयर टू द नेबरिंग एयर। और ये ग्राफ है अर्बन एरियाज में, ये टेम्परेचर का ग्राफ उठ रहा है। यू कैन राइट इट हेयर वर्टिकली, टेम्परेचर, दिस इज टेम्परेचर, वी आर डिपिक्टिंग टेम्परेचर हेयर। तो ये टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है अर्बन एरियाज में। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज अर्बन हीट आइलैंड। यूपीएससी पूछ चुका है, हिमाचल वेट कर रहा है, बस जीएस के अंदर आ चुका सवाल है। तो अर्बन हीट आइलैंड का सिंपल कॉन्सेप्ट है। रीजन क्या क्या है ये देखिए, अर्बन डोम है ना, इसको मैंने पॉल्यूशन डोम या हीट डोम बोला। देखो ये टर्मिनोलॉजी इन लोग ना कहीं नई नई कॉइन करेंगे, आप लोगों ने स्मार्टली प्ले करके भरोसा रखने की, आपके नोट से आया हुआ है, शब्दावली बदली है, वहां पे स्मार्ट आंसर राइटिंग की आवश्यकता है। पोल्यूशन डोम भी अर्बन एरियाज में होता है, हीट डोम भी। आसपास क्यों ग्रीन एरिया दिखाया कि ग्रीन एरिया में क्या होता है, एल्बिडो इफेक्ट भी ज्यादा होता है। ग्रीन एरिया में धीरे धीरे वो सारे टेम्परेचर को एब्जॉर्व कर लेती है और उतना वातावरण गर्म नहीं रहता। सिंपल है उदाहरण कि आप चाहे चंडीगढ़ से बाहर पंजाब की तरफ, शहरों की तरफ, गांव की तरफ को चले जाओ तो गांव में ठंड ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू सिटीज। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि अर्बन हीट आइलैंड बना हुआ है शहरों के अंदर। ये तो अर्बन जंगल्स बने हुए, कंक्रीट की बड़ी बड़ी बिल्डिंग स्ट्रक्चर, जितनी बड़ा स्ट्रक्चर होगा उतनी ज्यादा सनलाइट को वो होल्ड कर रहा है, उसमें टकरा रही है, वो अपनी एयर को गर्म कर रहा है। तो जितने ज्यादा स्ट्रक्चर बनेंगे, जितने ज्यादा वर्टिकल बिल्डिंग बनेगी, उतने ज्यादा गर्मी होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। दूसरा, अर्बन एरियाज में व्हीकल पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन भी ज्यादा है। पॉल्यूशन मींस ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन, एमिशन मींस ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हीट। सिंपल। तो इन सारी वजह से अर्बन हीट आइलैंड क्रिएट होते हैं। डन जी। सिग्निफिकेंस आपको पता ही है, हीट आइलैंड बनेगा तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उसके अपने आप कई सारे कैस्केडिंग या स्नोबॉल इफेक्ट देखने को मिलेंगे। दो शब्द याद रख लो, कैस्केडिंग लिख लिया करो अगर लगता है कि नहीं आता।
आप बोलो ये हो गया ना, इसके बहुत सारे कैस्केडिंग इफेक्ट है एनवायरमेंट और सोसाइटी के ऊपर और इकोनॉमी के ऊपर। एग्जामिनर खुद ही समझ लेगा। कैस्केडिंग मींस एक दूसरे के बाद, ग्लोबल वार्मिंग में मैं बताऊंगा, इसी को लिख सकते हो स्नोबॉल। यही तो शब्दावली है जो एग्जामिनर ढूंढता है आपके आंसर्स के अंदर। डन। देखो अर्बन हीट आइलैंड क्यों बने, पेव्ड एंड इनपरमेबल सरफेस, कि सब सारी जगह तो पेवमेंट कर दी, वहां पे एल्बिडो इफेक्ट, आपने इतना ज्यादा जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हीट को बढ़ावा दिया। लैक ऑफ वेजिटेशन एंड ग्रीन कवर, प्रॉपर वेजिटेशन नहीं है, ग्रीन कवर नहीं है जो हीट को एब्जॉर्व करे। अर्बन कैनोपी, अर्बन कैनोपी का मतलब ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग ये ज्यादा हीट को ट्रैप करती हैं। ज्यादा हीट को ट्रैप करेंगे मींस, देखो ना सिंपल, एक ये लैंड था, इसने जितनी जगह पे हीट गिरी उतनी एरिया कवर किया। एक है ये बिल्डिंग, इसका अगर सरफेस एरिया निकालोगे बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो मींस इतनी सारी हीट रिसीव हुई कि सूरज की रोशनी आ रही थी सारी रोक दी गई और यहाँ पे ट्रैप कर ली। और अर्बन एरियाज में आपको पता है व्हीकल और इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन भी अधिक होते हैं। डेटा हमेशा जेब में रखो कि अगर आपने डेटा देने हैं तो डेटा कैसे दोगे। डन है जी। तो व्हीकल और इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन यहाँ पे रीजन है अर्बन हीट आइलैंड बनने के। डन। नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज, अच्छा आज इतना ही करते हैं, काम करते हैं, हैवी हो जाएगा क्योंकि ओजोन अपने आप में हैवी टॉपिक है, ओजोन डिप्लीशन, और क्लाइमेट चेंज भी हैवी टॉपिक है अपने आप में, तो इन दोनों को एक साथ पिक कर लेंगे। ठीक है, तो ये दो टॉपिक एक साथ पिक कर लेंगे, ओजोन एंड क्लाइमेट चेंज। आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं क्योंकि ऑप्शनल में क्या होता है कि अगर लेट सपोज 50 मिनट्स का लेक्चर है तो इट इज इक्विवेलेंट टू 3-4 आवर्स ऑफ स्टडी। इतना ही पढ़ते हैं आज। ऑलराइट, चलो, थैंक्स अ लॉट।